साथियों, आज दो तीन बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन, मेरा जेल का सफर, अन्य किसान साथियों का जेल का सफर, और तीसरा मुद्दा जो एमएसपी गारंटी कानून पर जो आंदोलन, जो लड़ाई शुरू करी गई, उसकी आगे की रणनीति। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 19 मार्च की घटनाओं के बारे में, जिस दिन हमारी गिरफ्तारी करी गई थी और मोर्चा भी शंभू मोर्चे पे से, दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे से बलपूर्वक मोर्चा उठाया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा जो तानाशाही करी गई, मैं 19 मार्च से शुरू करूंगा। साथियों, जो हमारी पहले 4 दौर की बैठक हुई पिछले साल में, या अब की बार जो हमारी 14 फरवरी को और हमारी 22 फरवरी को जो बैठक हुई, वो बैठक अमूमन हमारी शाम को ही हुई थी, 5-6 बजे के आसपास ही शुरू होया करती, और सारी बैठक चंडीगढ़ में ही हुई थी। तो जब हमारी 22 फरवरी को बैठक हुई थी, बैठक की समाप्ति पे यही कहा था मंत्रियों ने कि अगली बैठक है वो हमारी 19 मार्च को होगी और शाम को लगभग 5 बजे के आसपास चंडीगढ़ में होगी। लेकिन 18 मार्च को जो हमें पत्र मिला, वो पत्र ये था कि भाई जो 19 मार्च को जो बैठक होनी है वो सुबह 11 बजे होगी, और लेटर में ये लिखा हुआ हमारे पास आ गया। तो हम लगभग 11 बजे से पहले ही बैठक स्थल पर पहुंच गए थे, और वहां पे पुलिस प्रशासन ज्यादा डेप्लॉयड था। तो फिर हमारी लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मीटिंग शुरू हुई, और लगभग 3.5-4 घंटे मीटिंग चली। केंद्र सरकार के मंत्री, जिसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय प्रहलाद जोशी जी, कुछ सीनियर अधिकारी थे केंद्र के, और पंजाब सरकार के भी मंत्री एवं अधिकारी मौजूद थे। लगभग हमारी 4 घंटे चर्चा चली। और साथियों, मैं आपने बता दूं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ, एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुई, डिटेल्ड बहस हुई, गहराई से बहस हुई। जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर बहस और डिबेट होनी चाहिए, ऐसे ही बिल्कुल बहस हुई, डिबेट हुई। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम ने जो जानकारी, जो डेटा केंद्र सरकार के मंत्रियों द्वारा मांगा गया था हमसे 22 फरवरी की मीटिंग में, वो बिल्कुल तथ्य सहित ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के साथ वो मुहैया करा दिया था। तो उस पर माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि भाई हमने ये पूरा डाटा बार बार पढ़ा, हमने अपने अधिकारियों से भी चर्चा करी, और डाटा पढ़ने के बाद हमारे 5-6 क्वेश्चन है, 5-6 सवाल है, 5-6 ऑब्जेक्शन है। तो वो उन्होंने 2-3 बार दोहराए। हमने भी अपना नोट करे में, वैसे हमने नहीं लग रहा कि वो कोई दिक्कत आओगी या कोई ऐसी कोई समस्या आओगी, लेकिन माननीय मंत्री जी ने एक सौहार्दपूर्ण माहौल में जो मीटिंग हुई, उसमें उनको जो लगा कि भाई एमएसपी गारंटी कानून में ये दिक्कत आ सके है, वो उन्होंने नोट कराई, वो उन्होंने प्रेजेंट करी वहां पे मीटिंग के अंदर। और तय हो गया कि भाई और डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। डिटेल्ड डिस्कशन, इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन भी होगा, और उसके बाद 4 मई बातचीत की, अगली बातचीत की डेट फाइनल कर दी। उसके बाद हमारे दोनों मोर्चों के डेलीगेशंस ने बाद में पंजाब के जो मंत्री थे उनसे ये पूछा कि भाई मोर्चों के आसपास बहुत ज्यादा हैवी पुलिस की डेप्लॉयमेंट करी जा रही है, तैनाती करी जा रही है, तो आपकी मंशा क्या है? तो पंजाब के मंत्रियों ने कहा कि भाई आटे में नमक के बराबर भी संभावना नहीं है, हमारी तरफ से मोर्चों के खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई जो नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है, उस नशे के खिलाफ अभियान के तहत ये पुलिस फोर्सेस की तैनाती करी जा रही है। उसके बाद हम वहां से बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारी चीज हुई, और ये तय किया गया कि भाई शंभू मोर्चे से होते हुए दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे जाओगे। हम जैसे ही वहां से बाहर निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चलने लगे, डल्लेवाल साहब के साथ गाड़ी थी 20-25 गाड़ियां, तो उनकी एम्बुलेंस के आगे पीछे गाड़ियां थी। डल्लेवाल साहब की एम्बुलेंस से आगे हमारी गाड़ी थी, काका सिंह कोटड़ा जी थे, हम थे। तो उसी समय से पुलिस की बड़ी टीमों ने पूरे उस काफिले को घेर लिया। मोटरसाइकिल पे भी थे पुलिस वाले, सिविल ड्रेस में भी थे पुलिस वाले, गाड़ियां भी आगे पीछे लगी हुई थी। जहां हम रुक जाते वहीं वे वो रुक जाते, जिस रोड पर हम मुड़ जाते उसी रोड पे वो मुड़ जाते। उसके बाद जो चंडीगढ़ मोहाली जो बॉर्डर था, वहां पे बहुत बड़ा पुलिस ने नाका लगाया हुआ था, और तानाशाही दिखाते हुए असामाजिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से, अनैतिक तरीके से वहां पे गिरफ्तारी हमारी कर ली गई। हर नेता के ऊपर एक बड़ा अधिकारी डेप्यूट कराया गया था, और उनको बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स थी उनके पास, सारी चीजों की उनके पास नॉलेज थी। पूरी वेल प्लानिंग के साथ ये पूरा ऑपरेशन कराया गया। एकदम तक कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ ये ऑपरेशन कराया गया। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं बता दूं,
कि मेरे उस दिन बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर था। तो जिस अधिकारी ने हमें गिरफ्तार कराया, मुझे गिरफ्तार कराया, उसने गिरफ्तार करते ही गाड़ी में बैठा के ये सवाल पूछा कि जी आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। उनको एक एक सेकंड की नॉलेज थी कि 10 मीटर कौन इधर चला गया, 10 मीटर कौन उधर चला गया, ये सारी उनको नॉलेज थी। तो इसलिए पूरा वेल प्लान्ड ऑपरेशन था, कोई अचानक से ये नहीं होया। तो एक लंबी प्लानिंग के तहत ये कराया गया है प्रशासन द्वारा, सरकारों द्वारा। उसके बाद फिर हमें पटियाला में जो पुलिस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे ले आया गया और कागजी कार्रवाई पूरी करके लगभग 1:30-2 बजे के आसपास हमें पटियाला सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। अन्य साथियों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। टोटल मिलाकर 1500 किसानों को अलग अलग जेलों में भेजा गया। और उसके बाद हमने फिर अगले दिन पता लगा अखबार के माध्यम से कि रात को दाता सिंह वाला, खनौरी, शंभू मोर्चों पर पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर पहुंची और बड़े ही मतलब गुंडागर्दी के साथ, बड़े ही अलोकतांत्रिक तरीके के साथ, बड़े ही असामाजिक तरीके के साथ, बड़े ही अनैतिक तरीके के साथ उन्होंने मोर्चे को कुचलने का काम किया। और बुलडोजरों के माध्यम से, जो आज हमारे देश में एक ट्रेंड चल रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी में होड़ लगी हुई है बुलडोजर के जरिए चीजों को तोड़ने की, तो उसी के तहत उन्होंने बुलडोजरों के माध्यम से, जेसीबी मशीनों के माध्यम से मोर्चों को और किसानों की भावनाओं को, किसानों की आत्मा को कुचलने का उन्होंने काम किया और बड़ी संख्या में किसानों को गिरफ्तार भी किया गया। अब सवाल यह है कि जैसे ही जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को पहले पटियाला रखा गया, उसके बाद वो जालंधर ले गए, वहां पर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने लगे। डल्लेवाल साहब ने मना कर दिया और उन्होंने जब गिरफ्तार कराया गया, उन्होंने उसी समय से पानी पीना भी बंद कर दिया उन्होंने। तो फिर उसके बाद जालंधर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उनको वहां पे पुलिस कस्टडी में रखा गया। उसके बाद 2-3 दिन के बाद उनको पटियाला में एक निजी हॉस्पिटल में लाया गया, वहां के 4थी मंजिल पर उनको रखा गया और किसी को भी उनसे नहीं मिलने दिया गया। बहुत ज्यादा सिविल ड्रेस में, यूनिफॉर्म में बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट थी, किसी को वहां जाने नहीं दिया जा रहा था। डल्लेवाल साहब के और उनके साथ रहने वाले जो साथी थे, जो वॉलंटियर थे, अमरीक, खुशविंदर, उनके भी मोबाइल फोन छीन लिए गए, हम तो जेल में भेजे दिए थे। तो डल्लेवाल साहब ने उसी समय से पानी बंद कर दिया। और जब 27 तारीख को जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और वो बोल भी नहीं पा रहे थे, वो बिल्कुल अंदर से मतलब राड़ बननी, सलाइवा बनना भी बंद हो गया था, आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, मान लो कुछ भी उनको बोलना होता था वो बोल ही नहीं पा रहे थे, आवाज नहीं निकल रही थी। तो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि जी आप पानी पी लीजिए, आपकी स्थिति बड़ी नाजुक है। तो डल्लेवाल साहब ने कहा कि भाई मैं 19 तारीख से ही कह रहा हूं, जो हमारे किसान साथी आपने गिरफ्तार करे हैं, जेल में भेजे, आप उन सबको रिहा करो, उसके बाद मैं उनसे बात करके पानी पीऊंगा, नहीं तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो उस प्रेशर में कल अर्ली मॉर्निंग सुबह 2-2:30 बजे के आसपास सारे किसान भाइयों को रिहा कर दिया गया। कुछ किसानों को पहले रिहा कर दिया गया था, 280 किसानों को कल रिहा कर दिया गया। उसके बाद हम सारे साथी हॉस्पिटल में गए, दोनों मोर्चों के बड़े सम्मानित साथी, और वहां पर हॉस्पिटल में जाकर डल्लेवाल साहब से रिक्वेस्ट करी उनकी हालत को देखते हुए कि जी आप पानी जरूर पी लीजिए। तो उसके बाद सबकी रिक्वेस्ट पर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने सिर्फ पानी पिया है और उनकी मेडिकल एड शुरू हुई है। उनका अनशन एज इट इज जारी है। कुछ सरकारी तंत्र ने और उनके कुछ सहयोग गोदी मीडिया भी कर रहा है, उनने एक गलत दुष्प्रचार कर दिया कि डल्लेवाल साहब ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। हम ये बात बिल्कुल क्लियर कर दें कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कोई अनशन समाप्त नहीं किया। जो 19 तारीख से उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया था, वो उन्होंने पानी, सिंपल पानी उन्होंने दोबारा लेना शुरू किया है और पहले दिन से ही वो सिंपल पानी ही पी रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पी रहे, उसके अलावा कुछ नहीं खा रहे, सिंपल पानी पी रहे हैं। तो उनका अनशन जारी है, एक यह बात आप सारे साथी जरूर समझ लो। दूसरी बात साथियों, अगर मैं जेल के बारे में, अगर मैं निजी उसमें अपना जो अनुभव रहा उसकी मैं बात करूं, तो देखो जो पटियाला जेल में हमें रखा गया, तो वहां का जो प्रशासन था, प्रशासन का, जेल प्रशासन का व्यवहार बिल्कुल ठीक था, उनका व्यवहार उचित था, उनका वहां पर व्यवहार जो एक होना चाहिए, जो एक पॉलिटिकल कैदी के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, जो एक पॉलिटिकल कैदी को जो राइट्स मिलने चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो उन्होंने मतलब मिनिमम जो थी वो सारी चीजें उन्होंने दी। और हमें भी बैरक में रखा गया, अलग से जो कंपाउंड था उसके अंदर उन्होंने रखा, जिसमें 4 बैरक थी, वो स्पेशली किसानों के लिए ही थी। हमने क्लियर कर दिया था कि भाई हम पॉलिटिकल कैदी हैं, तो उस तरीके से उन्होंने उन बैरकों में ही हमें रखने का उन्होंने काम किया। इसके अलावा साथियों एक चीज और मैं अपने निजी अनुभव के तौर पर भी मैं देखूं तो वो एक चीज ये भी है कि मैं तो पिछले 4-5 महीने से बड़ा हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से मैं बड़ा पीड़ित हूं, बड़ा परेशान हूं। तो वहां पे जेल के अंदर जाने के बाद
बिल्कुल अपना जो एक नॉर्मल रूटीन अपना रखा। और जब तक जेल में रहे, जब तक जो ब्लड प्रेशर की समस्या थी, वो ब्लड प्रेशर की समस्या भी बिल्कुल कंट्रोल में रही। जिस दिन हमने गिरफ्तार किए गए थे उस दिन भी सुबह से बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर था, और जेल से रिहा होने के बाद कल से ही ब्लड प्रेशर फिर दोबारा बढ़ने लग गया। तो जेल के अंदर अपना नॉर्मल रूटीन में खूब सैर करना, खूब जो फैसिलिटी थी, जो वॉलीबॉल खेलने की थी, वो पूरा उनका बड़ा मतलब खुशी खुशी, बड़ा मतलब एक तरीके से बड़ा शांति के साथ अपना वहां पर समय व्यतीत हमने करा। और इसके अलावा एक चीज और जो महसूस हुई, वो ये भी एक महसूस हुई कि भाई किस तरीके से मोबाइल ने और इलेक्ट्रॉनिक चीजों ने हमें अपना गुलाम बना लिया है। जब मोबाइल हमारे पास तो थे ही नहीं, कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं था, तो जेल के अंदर एक एक चीज का मतलब एक एक पल का एहसास होता है इंसान को। मतलब प्रकृति के साथ इंसान दोबारा जुड़ता है। जो पिछले 10-15 साल में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, और सारा एक तरीके से मुझे लगा कि भाई हम मोबाइल का हम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मोबाइल हमें गुलाम बनाया हुआ है। इस तरीके से हमारी जीवन शैली या होगी है। तो एक ओवरऑल था, काफी पढ़ा भी वहां पे, गांधी जी की भी एक किताब पढ़ी, इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी पे भी एक किताब लिख रखी थी, वो भी पढ़ी। तो एक तरीके से हमने बड़ा संतुष्टि के साथ बड़े खुशी खुशी अपना हमने 10 दिन वहां पे बिताए, और कल सुबह 2 बजे हमें वहां पे रिलीज कराया गया, जेल से हमें रिहा कराया गया। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा साथियों इस पूरे प्रकरण के ऊपर, कि ना तो मैंने पहले कभी सुना, ना मैंने पहले कभी पढ़ा, और आपने भी ना तो सुना होगा ना पढ़ा होगा कि सरकारें मीटिंग के लिए किसानों को बुलाएं, मीटिंग हो, चर्चा हो, खुले मन से बहस हुई, वहां पे चर्चा हुई, रिटर्न में हमें न्योता देकर बुलाया गया, और मीटिंग से वापस जाते समय हमें गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा आपने पहले कभी नहीं होगा, कभी नहीं सुना होगा। मतलब इतनी बड़ी धोखाधड़ी कि खुद मीटिंग के लिए सरकारें बुलाएं और मीटिंग से वापस जाते समय, मीटिंग से बाहर निकलने के बाद हमें गिरफ्तार कर ले। मतलब इस तरीके की धोखाधड़ी या करी गई है, आपने पहले ऐसा कभी नहीं सुना होगा। दूसरी बात, चलो लाठीचार्ज करना वो भी आंदोलनों में हो जाता है, गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन को कुचला गया, जेसीबी मशीनों से पूरा मोर्चा कुचला गया, और पुलिस की मौजूदगी में किसानों के सामान की लूट कराई गई, करोड़ों रुपए का सामान लुटवाया गया, चोरी कराया गया। एसी थे, फ्रिज थे, गैस के चूल्हे थे, सिलेंडर थे, झोपड़ियां थी, टीन थी, खाट थी, एलसीडी स्क्रीनें थी, वाईफाई लगे हुए थे, अपने कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जनरेटर लगे हुए थे, और कपड़े थे, सारी चीजें थी, और सारी चीजें पुलिस की मौजूदगी में लुटवाई गई, वो चोरी कराई गई। कई ट्रालियां, कई पुलिस वालों पे भी आरोप है ट्राली चोरी करने का, पॉलिटिकल लोगों पे भी आरोप है ट्रालियां चोरी करने का। और जिस तरीके से ट्रालियां तोड़ तोड़ के, जैसे काका सिंह कोटड़ा जी की ट्राली लॉक थी, उनकी ट्राली तोड़ के बाकायदा सामान उसके अंदर से चोरी कराया गया। जब इतनी पुलिस मौजूद और वहां पे सामान इस तरीके से चोरी कराया जा रहा हो, ये वाकई में बहुत शर्मनाक है, ये वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखो, एक बात हमें और समझनी चाहिए, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये बेशक कहते रहे कि हम फलाना क्रांतिकारी हैं, शहीदों के सपनों का भारत बनाओगे, ये कुछ नहीं है। इनका सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, राजनीति की इनकी गद्दी कैसे बचे उस चीज से इन्हें मतलब है। और जो ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो ये एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह जी की और एक तरफ बाबा साहिब अंबेडकर जी की फोटो लगवाते हैं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी और इनकी पार्टी को ऐसे वीरों के, ऐसे महान लोगों के फोटो लगाने का भी अधिकार नहीं बचा। जिस तरीके से जो उन्हें गुंडागर्दी करी है अरविंद केजरीवाल जी ने, वो खुद उन्हें जेल में जाने से डर लग गया है, इसलिए सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं बिल्कुल पूरे तरीके से। तो इन्हें कोई अधिकार नहीं है। ये भी बिल्कुल उसी, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां आज कॉर्पोरेट लोगों के कंट्रोल में है, उनके प्रभाव में, और कॉर्पोरेट लोगों के अनुसार ही चलती हैं। ये कॉर्पोरेट लोगों से पैसा लेती है, फंडिंग लेती है, और उनके अनुसार ही ये काम करती हैं। ये बिल्कुल क्लियर है ये बात। तो कुछ साथी जो न्यू कहते हो, जो न्यू सोचा करते हो, मैं कई बार मेरे सामने कुछ साथी बात कहते हैं, बोला ना जी वह पॉलिटिकल पार्टी खराब है, वह बढ़िया है, वह खराब है, वह बढ़िया है। मैं एक बात आपने क्लियर कर दूं, ये सारे WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF के नियमों के गुलाम है ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां। इनका इलाज तो कोई बड़ा जन आंदोलन ही कर सकता है। आप ये चीज देखना छोड़ दो कि भी फलानी पॉलिटिकल पार्टी बढ़िया, फलानी बुंडी। इनकी पॉलिसी है, पॉलिसी एक जगह से बनका हुआ है, वो एक कॉर्पोरेट बना हुआ है, वो वर्ल्ड कॉर्पोरेट ने कंट्रोल करे है। यह चीज आपने समझ लेनी चाहिए। अगली बात साथियों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखो, अगर सरकारों को यो लागे है
कि भाई जेलों की ऊंची ऊंची दीवारों में बंद करके वो हमारा हौसला तोड़ देंगे, तो यह उनकी गलतफहमी है। ना तो हम जेलों से डरने वाले, ना दबने वाले, ना पीछे हटने वाले। हम अपने देश की और अपने समाज की, किसान समाज की लड़ाई लड़ते हुए फिर दोबारा से सैकड़ों बार जेल में जाने को तैयार है। हमने कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 10 दिन राख लो, 10 महीने राख लो, चाहे 10 साल राख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने समाज के लिए लड़ते हुए जाओगे तो वो हमारे लिए एक तरीके का मेडल है। और जहां तक आंदोलन की बात है, आगे की रणनीति की बात है, रूपरेखा की बात है, तो साथियों आप किसी भी बड़े आंदोलन में देख लो, चाहे आजादी का आंदोलन देख लो, चाहे जेपी आंदोलन देख लो, या उसके अलावा कोई भी आप आंदोलन देख लो, या दुनिया का कोई भी आंदोलन देख लो, हर सामाजिक आंदोलन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उतार भी आओगा, चढ़ाव भी आओगा, सारी चीजें चलेंगी, धूप भी आओगी, छांव भी आओगी, सब कुछ आओगी। मेन चीज है कमिटमेंट। क्या हमें जीत तक जाने के लिए, संघर्ष करने के लिए कमिटेड है? क्या हम अपनी मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कमिटेड है? या हमारे अंदर क्या भावना है? ये भावना, ये कमिटमेंट मायने रखे है। तो हम बिल्कुल क्लियर कर दें कि जो एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई है, एक तरीके से जो किसानों के जो आर्थिक आजादी की लड़ाई भी आप जिसमें कह सको, किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई है, किसानों के आर्थिक हक उनको मिले, तो जो या किसानों की आर्थिक आजादी की लड़ाई है एमएसपी गारंटी कानून की, इस लड़ाई को, इस आंदोलन को हम बिल्कुल जीत तक लेके जाने के लिए पूरे प्रतिबद्ध हैं, पूरे समर्पित हैं, पूरे कमिटेड हैं। सभी पूरी लीडरशिप है वह बिल्कुल पूरी कमिटेड है। और आने वाले समय में दोनों मोर्चे उस पर एक विस्तृत मीटिंग करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, आत्म मंथन भी करेंगे सारी चीजों पे। और उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका रूपरेखा क्या होगी, क्या उसका स्वरूप होगा, वो स्वरूप आने वाले दिनों में आपको बताऊंगे। किस तरीके से लड़ाई, किस तरीके से आगे आंदोलन है वो हमारा जारी रहेगा। और एक चीज और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब तक के आंदोलन ने एक दो काम तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। पहली चीज, एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा पूरे तरीके से देश में स्थापित हो गया है। पहले बात कही जाया करती, जो अक्सर जो शहरी लोग थे वो कहते थे कि वाई एमएसपी गारंटी लॉ, क्या एमएसपी गारंटी क्यों चाहिए? लेकिन अब लोगों का, जो शहरी लोग हैं, उनका सवाल हो गया कि हाउ एमएसपी गारंटी लॉ, यानी एमएसपी गारंटी लॉ कैसे बने। यानी जो प्रश्न था एमएसपी गारंटी कानून पे, वो बुद्धिजीवियों के बीच क्यों से कैसे में बदल गया। यानी वो भी मानने लग गए कि ठीक है भाई, बनना चाहिए, ये अधिकार है इनका, लेकिन वो कैसे बने, या बुद्धिजीवियों के अंदर चर्चा चल रही है। तो एक तो एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा स्थापित हुआ है, स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं। दूसरी बात है, यह भी एक पूरा स्पष्ट हो गया है, बिल्कुल लकीर खिंच गई है कि भाई कौन एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर ईमानदारी से संघर्ष करता रहा, कौन मूक दर्शक बनकर बैठा रहा, और कौन समय समय पर आंदोलन के खिलाफ बयानबाजी करके सरकार को शय देने का कार्य करता रहा, सरकार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मजबूत करने का कार्य करता रहा। यह भी स्पष्ट हो गया बिल्कुल। किसने लड़ा, कौन लड़ाई लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, किस समर्पण भाव से लड़ रहा है, यह भी क्लियर हो गया। कौन मूक दर्शक बनकर बैठा है, यह भी क्लियर हो गया। कौन समय समय पर आंदोलन के खिलाफ बयानबाजी देता रहा और अब बयानबाजी देकर सरकार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली शय देता रहा है, यह भी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब समाज को देखना, अब समाज को तय करना है कि समाज किस विचार और किस कार्यशैली के साथ जुड़ के इस मुहिम को जीत तक लेकर जाओगा, इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाओगा। समाज का बहुत बड़ा रोल है। समाज के रोल से और समाज के सहयोग से ही ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, लड़ाई जीत तक जाओगी। और एक चीज और, मैं बिल्कुल दिल तय, ऐसे इसलिए नहीं कि मैं डलेवाल साहब से जुड़ा हुआ हूं इसलिए कह रहा हूं, मैं एक नॉर्मल तौर पर भी, एक न्यूट्रल तौर पर भी, एक नैतिक तौर पर भी एक बात कह रहा हूं कि जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपने शरीर पर जो कष्ट झेल रहे हैं, जो कल उनकी जो कीटोन बॉडी जो रिपोर्ट आई है, जो ये बताती है कि भाई कोई व्यक्ति कितने दिनों से भूखा है, कितने दिनों से वो खाना नहीं खा रहा, वो उनका कीटोन बॉडी जो एक नॉर्मल इंसान का नॉर्मल हालात में नेगेटिव आना चाहिए, वो उनका अब भी लगातार पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर किसी का वहम हो, किसी का कोई डाउट हो, किसी का कोई शक हो, अब भी वो चला जाओ पटियाला के पार्क हॉस्पिटल में, उनकी जो रिपोर्ट है कीटोन बॉडी टेस्ट की, वह रिपोर्ट अब भी आप देख लो। कुछ आदमी हल्की बयानबाजी कर देते हैं, ठीक है, वो अपना करें, लेकिन रिपोर्ट देखो, साइंस ने देखो, साइंस क्या कहने लग रही है। साइंस तो झूठ नहीं बोलती होगी, तो साइंस की आप रिपोर्ट देखो, मेडिकल साइंस क्या कह रही है। अब भी उनकी कीटोन बॉडी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जो यह स्पष्ट कर दे है कि उन्होंने एक दाना भी अन्न का पिछले 125 दिनों तक नहीं खाया, पानी के अलावा कुछ नहीं पिया। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आगे की रणनीति क्या होगी वो आप आपसी चर्चा करके, विचार करके तय करेंगे। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, डल्लेवाल साहब का जो हमने त्याग देखा इतनी नजदीक तक, जो उनकी समर्पण भावना देखी है, जो मतलब
मौत को भी गले लगाना उन्होंने जो मतलब मंजूर था, जिस तरीके से उनकी भावना थी, जो समर्पण भावना थी जो किसान के प्रति, जो भावुक भी हो जाए कई बार बात करते करते। और लेकिन आज भी जब मैं उनसे कल बात कर रहा था, जो उनका प्रतिबद्धता है, जो उनकी कमिटमेंट है एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के प्रति, वो वाकई में शानदार है। वो बोल नहीं पा रहे थे। मान लो जैसे अगर मेरा इनाम ले हुए, आप आज सिंपल नहीं कहें कि भैया अभिमन्यु को आड़, वो ऐसे नहीं बोल पा रहे थे, वो ऐसे कह पा रहे थे आवाज ही नहीं निकल रही थी अंदर, बिल्कुल सब कुछ उनका जाम हो गया था। कल धीरे धीरे उन्होंने पानी लेना उन्होंने शुरू किया है, तो धीरे धीरे स्थिति अभी सुधार में होगी। लेकिन अब भी वो इशारों में एक बात उन्होंने कही कि आंदोलन को बिल्कुल देश के कोने कोने तक लेकर जरूर जाओगे, आपा इस लड़ाई को जीत तक जरूर लेकर जाओगे, अंजाम तक जरूर पहुंचाओगे। आज भी उनकी कमिटमेंट है, वाकई में मतलब सिर झुका है बार बार। मतलब इस तरीके की कमिटमेंट के साथ हमारे सारे साथी पूरी बड़ी ईमानदारी से, पूरे बड़े निस्वार्थ भाव से इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है उस परमात्मा वाहिगुरु प्रकृति में कि समाज के सहयोग से आप इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, लड़ाई को जरूर आप अंजाम तक पहुंचाओगे। और लास्ट में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता अक्सर हमारे आंदोलन को, एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई को, डल्लेवाल साहब के अनशन को कई बार मतलब राजनीति से प्रेरित कहकर बेवजह जो बदनामकरण का जो कार्य किया करते, अब भी जो कर रहे हैं, उनने माननीय सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है उसका कल का उन्होंने वो स्टेटमेंट पढ़ लेना चाहिए। वो पूरा वायरल भी हो रहा है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी सही मायनों में किसानों के सच्चे नेता हैं, जो बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, जो एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है, वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है देश में किसानी के लिए, देश में किसानों के भविष्य के लिए। तो देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने इस बात पर मोहर लगा दी कि जो ये आंदोलन चल रहा है ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, और किसानों के जो असली मुद्दे हैं, जो किसानों से जुड़े हुए जो रूट मुद्दे हैं, जो जड़ के बिल्कुल गहराई के जो मुद्दे हैं, उस पर आंदोलन लड़ा जा रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि भाई चलो, ये राजनीतिक कार्यकर्ता, खासकर भाजपा के लोग, बेशक ये किसानों का सम्मान ना करते हों, जो इनके कार्यकर्ता, जो ये ट्रोलर हैं, लेकिन कम से कम देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करो। उन्होंने भी कह दिया कि आंदोलन में कोई राजनीति नहीं और बिल्कुल सच्चे किसानों के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो समर्पण भाव है, जो त्याग है, उसकी भी सुप्रीम कोर्ट ने सराहना करी है, उस पर भी मोहर लगाने का काम किया है। बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीच में एम्स की टीमें भी आई मेडिकल चेकअप करने के लिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को मेडिकल स्थिति का भी सारा पता है। तो सारे साथियों से मैं फिर ये कहूंगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। ये सारी डिटेल जो हमने आपके सामने जो है बातचीत रखी है, इसको आप बिल्कुल हर घर तक आप पहुंचाने का काम करो, हर किसान तक पहुंचाने का काम करो। और मैं सारे किसान भाइयों का अंत में इस चीज के लिए भी धन्यवाद मैं जरूर करना चाहूंगा। जब हम जेल में गए उसके बाद भी लगातार, चाहे पुलिस का कितना ही दबाव हो या आंदोलन के शुरू से ही कितना दबाव रहा हो, हमारे सारे साथियों ने, किसान भाइयों ने, कार्यकर्ताओं ने, सारे पदाधिकारियों ने जो पूरा सहयोग दिया, पूरे मुश्किल हालात में भी, नकारात्मक हालात में भी जो सहयोग दिया, वो वाकई में काबिले तारीफ है। आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ से ये मुहिम, ये लड़ाई यहां तक पहुंची है। आपके सहयोग और आपके साथ के बिना ये संभव नहीं था, और आपके साथ से और आपके सहयोग से ही आगे इस लड़ाई को लेके जाएंगे अंजाम तक। हमारे साथियों ने 30 तारीख की मैहर में पंचायत भी रख रखी थी, लेकिन वो भी अब स्थगित कर दी गई है मीटिंग करके, क्योंकि डल्लेवाल साहब की खुद की भी भावना है कि आगे जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हुए, मैं खुद भी उसमें जाना चाह रहा हूं, खासकर पंजाब की, हरियाणा की कॉन्फ्रेंसेज में सब में जाना चाह रहा हूं। तो मई में आगे बड़ी महापंचायत, बड़ी कॉन्फ्रेंस किसानों की करेंगे स्टेट लेवल के हरियाणा में, वह सब तक बात करके, और उसके बाद आपको ऐलान करेंगे उस चीज का, आपने बताओगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ना दिखता दिख जरूर शेयर कर दो, शुक्रिया। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।